हेलो दोस्तों, पुनः आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग हिस्टोग्राफी का ही एक पार्ट है जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण इतिहासकार को देख रहे थे। इसके अप्रोच को देख चुके थे कि मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, प्राच्यवादी, ये तमाम अप्रोच जो भी हैं उनको हमने देखा था। और उसके बाद आज हम लोग देखते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में रामशरण शर्मा को देखेंगे। ये बहुत बड़ा नाम है। प्राचीन भारतीय इतिहास को आप जब पढ़ रहे होते हैं तो इन्हीं की पुस्तक सबसे प्रामाणिक आज तक मानी जाती है। और भी बहुत से हैं राइटर, बट इनकी पुस्तकें भी काफ़ी प्रामाणिक है और उसी को आज हम लोग देखेंगे। चूँकि इनके बारे में एक इतिहास के छात्र होने के साथ साथ अगर इतिहास में आपकी रुचि हो तो इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। और ख़ास करके अगर आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि आखिर इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसमें क्या क्या सेगमेंट होगा जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आर एस शर्मा भी इनको बोला जाता है, इनका शॉर्ट नाम है आर एस शर्मा। ये बिहार के थे और इनका जन्म यहीं बिहार में हुआ था। बाद में ये पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए कुछ दिन और उसके बाद ये चले गए दिल्ली विश्वविद्यालय। तो तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें पढ़ेंगे कैसे ये पहले देख लें। तो इसका देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका सामान्य परिचय, इनके जीवन के बारे में, आखिर इनकी परवरिश किस प्रकार हुई, इनकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार रही, और उसके बाद इनकी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का, लेकिन हाँ जानना ज़रूरी है तो वो जान लेंगे। दूसरी, इनकी पुस्तकें क्या क्या हैं वो, और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उनमें वर्णित बातें, इन तमाम बातों को देखेंगे। और एक इतिहासकार के रूप में ये कैसे थे, इनका अप्रोच क्या था, तो ये इन्होंने किस अप्रोच को अपनाया और किस तरीके से इन्होंने इतिहास को लिखा। और भारतीय इतिहास को लिखा तो उन्होंने आने वाले इतिहास लेखन को किस तरीके से एक आधारशिला प्रदान करी, या यूँ कहें तो आने वाले वक्त के लिए इन्होंने जो लिख दिया वो कितना उपयोगी है। तो इन तमाम चीज़ों को आज देखेंगे हम। और चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि रामशरण शर्मा के बारे में पहले देखिए। रामशरण शर्मा ने सामान्यतः प्राचीन भारत के इतिहास को ज़्यादातर इन्होंने लिखा है, तो उन्हीं पे इनकी चर्चाएं हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इनका सामान्य, ये परिचय है इनका, सामान्य परिचय। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये सामान्य परिचय है इनका। तो अगर आप जब तक इनके सामान्य परिचय को नहीं जानेंगे तब तक आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि आखिर इनका बैकग्राउंड कैसा था और ये कैसे उठ के आया और इन्होंने किस तरीके से, कहाँ से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। इन तमाम चीज़ों को इसी के माध्यम से हम लोग देख लेते। पहले भारत के शीर्षस्थ इतिहासकारों में इनका प्रमुख नाम है प्रोफेसर रामशरण शर्मा। मतलब इसका मतलब यह, अगर शीर्ष के कई एक इतिहासकार होंगे तो उनमें से एक नाम इनका भी लिया जाता है, रामशरण शर्मा का। और प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में, या जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें इनका सच में बहुत बड़ा नाम है। आप देखिएगा इनकी प्राचीन भारत की जितनी भी पुस्तकें आती है वो काफ़ी प्रचलित किताबें हैं और बहुत ही सर्वमान्य पुस्तकों में से एक है। इन्होंने ऐतिहासिक शोध प्रक्रिया में मार्क्सवादी विश्लेषण पद्धति का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। यानी ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। और अगर आपसे पूछे कि आर एस शर्मा किस विचारधारा से प्रभावित थे, यानी किस प्रकार के इतिहासकार हैं, तो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद रामशरण शर्मा का जन्म बेगूसराय, जो कि बिहार में पड़ता है, और यहीं पे हुआ था इनका। बरौनी फ्लैग रेलवे स्टेशन के अति साधारण पर किसान परिवार, मतलब देखिए सीधा याद रखिए, बेगूसराय में हुआ था इनका जन्म और एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1920 को हुआ था। वे बचपन से ही धुन के पक्के, मतलब जो भी काम उनको करना होता था वो करके रहते थे। यानी जो सोच लेते थे उसको, मतलब करना है तो फिर करना है। तो ये मतलब शिक्षा में भी इनकी काफ़ी अभिरुचि रही। इस लक्ष्य की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए या गांव की स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए वो, और उसके बाद वहाँ से निकल के ये आगे बढ़े और वहाँ से जाके BPH स्कूल बेगूसराय से इन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रवेश परीक्षा 1937 में पास किया। उसके बाद पटना कॉलेज से ये IE और BA और MA की परीक्षा मतलब प्राप्त किए, मतलब पास किए।
ने IE BE MA ये पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज जो कि बिहार में है, वहाँ से इन्होंने प्राप्त किया था, जो कि पटना में है अभी अवस्थित। वहाँ से इन्होंने 3 नवंबर 1943 को इन्होंने आरा के हरदास जैन कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम करना शुरू किया। यानी ये व्याख्याता के पद पर ये चयनित हो गए 1943 में, 43 में ही, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तभी। और वहाँ पे ये व्याख्याता के रूप में ही पढ़ाना आरंभ कर दिए। उसके बाद तेज नारायण जुबली कॉलेज से इन्होंने भागलपुर, वहाँ भी उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद पटना कॉलेज में इन्होंने पढ़ाने का काम किया। तो ये तमाम जगह इनके सेक्शन मतलब शिक्षा का केंद्र रहा, जहाँ पे इन्होंने अपने कार्य किए शिक्षा के क्षेत्र में। एक साधारण परिवार में जन्मे थे ये। उसके बाद 1954 में ये PhD करने के लिए राजकीय छात्रवृत्ति लेकर इंग्लैंड चले गए। इनकी जो PhD हुई है वो इंग्लैंड से हुई है, और वो 1954 में इन्होंने पूरा किया था। वहाँ स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में 2 वर्ष तक इन्होंने डॉक्टर AL बेसम या बासम के पर्यवेक्षण में रहकर अध्ययन किया, और सुद्राज इन एंशिएंट इंडिया पर इन्होंने शोध लिखकर डॉक्टरेट यानी PhD की उपाधि लिए। यानी देखिए आप जब PhD कर रहे होते तो किसी ना किसी के अंडर आपको कार्य करना होता है। तो ये AL वासम के अंदर रहे, और वहीं पे इन्होंने PhD की उपाधि, इनकी जो आर्टिकल थी वो सुद्राज इन एंशिएंट इंडिया, जो कि थीसिस के रूप में इन्होंने लिखा, और वही बाद में आप देखिएगा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जो कि इनकी सबसे बड़ी शोध में से एक है, सुद्राज इन एंशिएंट इंडिया। यानी शूद्रों के बारे में सबसे पहली बार किसी ने आवाज़ उठाया या उनके बारे में लिखने का कार्य किया तो इन्होंने ही किया था, RS शर्मा ने। अप्रैल 1988 में पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट इमेरिट्स प्रोफेसर जो होता है, इमेरिट्स के रूप में ये नियुक्त हुए। उसके बाद PU लाइब्रेरी को इन्होंने काफ़ी समृद्धि, यानी PU लाइब्रेरी में इन्होंने कई ग्रंथों को ला के रखा, यानी उसको समृद्ध बनाने का कार्य किया। तो सबसे पहले देखिए ये सामान्य परिवार के थे, बेगूसराय में इनका जन्म हुआ, बिहार में ही पटना कॉलेज से इनका IE BE और MA की पढ़ाई हुई। उसके पश्चात ये यहाँ पे लेक्चरर यानी व्याख्याता के पद पे भी आरा में चयनित हुए। उसके बाद ये 1954 में आप देखते हैं PhD करने लंदन चले जाते हैं। लंदन से उन्होंने PhD किया, और इनकी जो थीसिस थी ये याद रखिएगा, सुद्राज इन एंशिएंट इंडिया पर इनकी PhD हुई है, और यही इनकी बाद में बुक हो गई, जो कि आज के लिए बहुत ही प्रामाणिक और आज भी इसे बहुत पढ़ा जाता है। इनकी कई एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, यानी कई एक इन्होंने किताबें लिखी, जो कि आप देखिएगा UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे ये हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यानी अगर पुस्तकों के बारे में पूछा जाए तो हो सकता है इनके भी पुस्तकों को कभी ना कभी टच किया जाए, तो इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और 3-4 किताबें रखने में कोई बड़ा हेर फेर वाली बात नहीं है, याद किया जा सकता है। इसको देखिए, प्राचीन भारत में शूद्र यानी सुद्राज इन एंशिएंट इंडिया, जो कि 1958 में इनका थीसिस ही था, उस पर लिखा। उसके बाद भारत में सामंतवाद कैसे था, इसके बारे में इन्होंने लिखा, ये बुक का नाम है। फिर मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इसको याद रखिएगा। ये सब सारी पुस्तकें इनकी इम्पॉर्टेंट है। फिर अर्बन डिके इन एंशिएंट, यानी प्राचीन भारत में जो है नगरों का पतन हुआ, तो उसके ऊपर इनकी थी लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये 5 पुस्तकों में 4 पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा, लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये 5 पुस्तकें उनकी थी। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में शूद्र, उसके भारतीय सामंतवाद, उसके मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया है, उसके अर्बन डिके इन इंडिया है, लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये तमाम पुस्तकें इनकी है जिसको इन्होंने लिखने का कार्य किया था। अब चलिए देखते हैं एक एक करके इसको। शूद्रों का प्राचीन भारत, जो कि इनका जो सुद्राज इन एंशिएंट इंडिया जो पुस्तक का नाम है, ये जो इन्होंने लिखा था शूद्रों का प्राचीन भारत, 1958 में इसको इन्होंने लिखा। इस पुस्तक में है आखिर क्या, उसको आप समझिए। समाज की निचली श्रेणी के प्रति उनकी सहानुभूति सबसे पहले व्यक्त हुई। मतलब इन्होंने
इस पुस्तक के माध्यम से समाज के सबसे निचली श्रेणी में आने वाले लोगों के बारे में इस पुस्तक में लिखने का कार्य, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया, यानी समाज की सबसे शूद्र जो कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे शूद्र जो कहे जाते थे उनके बारे में, शूद्र में वही समाज की सबसे निचली श्रेणी के लोग आते थे, उनके बारे में इन्होंने सबसे पहले किन्होंने लिखा, तो आर एस शर्मा ने। यह अध्ययन मुख्यतया साहित्यिक स्रोतों पर आधारित है। ये जो इन्होंने लिखा है, आपसे पूछा जाएगा कि किस सोर्स को इसमें यूज किया गया, तो साहित्यिक सोर्स का यूज इसमें निचली श्रेणी के लोगों का ऊपरी श्रेणी के लोगों के साथ संबंधों का परीक्षण उनके उत्पादन के साधनों के आलोक में किया गया है। यानी सबसे पहले आप ये जानिए, इनका अप्रोच है मार्क्सवादी, तो इन्होंने हर हमेशा संसाधन को ही जोड़ने का किसी भी चीज़ से काम किया है, तो उत्पादन के संसाधनों को इससे जोड़ने का काम किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसमें अब हम लोग देख लें कि और इसमें क्या है। इस पुस्तक में वैदिक काल से गुप्त काल तक का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, यानी वैदिक काल से इसमें चर्चाएं आरंभ होती है और गुप्त काल तक चलती है, उसके बारे में इसमें चर्चित बातें हैं। तो कहाँ से, वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक, तो इसे याद रखिएगा कि वैदिक काल से गुप्त काल तक की बातें हैं। इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि के कार्यों में लोहे का उपयोग होने लगने से पूर्व वैदिक काल के कबीलों, चरवाहों और समतामूलक समाज का रूपांतरण जो है पूर्ण रूप से वर्ग विभाजन समाज के रूप में हो गया। यानी इसी पुस्तक में ये बताते हैं कि देखिए, जब लोहे का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कृषि के क्षेत्र में यूज होने लगा, तो समाज जो पहले कबीले में रह रहा था और चरवाहे के रूप में रहा था, चूँकि आप देखिएगा वैदिक काल में सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि ये जो भारत की समाज थी वो पशुपालक समाज थी, यहाँ पे पशुपालन सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन बाद में आप देखिए कृषि आ जाता है उत्तर वैदिक काल में, तो ये बोल रहे कि पशुपालक समाज जो था वो उसमें वर्ग विभाजन नहीं था, उसमें आप देखिए मतलब सभी एक साथ मिलजुल के समतामूलक रूप से रह रहे थे। बट आप देखिए उत्तर वैदिक काल में ये विभाजन बढ़ा और लोग समतामूलक रूप से न रहकर उसमें वर्ग विशेषताएं उभर कर सामने आई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे रूप में ये वर्ग विभाजित हो गया, यानी समाज विभाजित हो गया। तो इसीलिए वो कहते हैं उसके पहले तो ठीक था, लेकिन जैसे ही कृषि के क्षेत्र में लोहे का प्रयोग हुआ, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली और जाति के रूप में ये उभर कर सामने आई। ये बात इन्होंने कहा है। इस नवीन व्यवस्था में श्रम शक्ति भी की आवश्यकता बढ़ी, जिसकी पूर्ति अस्त्र, बल, कानून, रीति रिवाज, धर्म का सहारा लेकर किया गया और इससे वर्ण व्यवस्था का नाम, यानी इन्होंने बताया कि देखिए ये जो उत्पादन का में बढ़ोतरी हुई, यानी कृषि क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा, तो उससे क्या हुआ कि समाज में आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था उभर कर सामने आया। तो वही हम आपको बताया भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा बाद में। यही चीज़ इन्होंने अपनी पुस्तक शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया में बताया। धर्मशास्त्रों के अनुसार शूद्रों को 3 अन्य उच्च वर्गों की सेवा करनी थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सेवा किसको करनी थी, तो शूद्रों को, जो कि धर्मशास्त्र में इसकी चर्चाएं थी, जो इन्होंने साहित्यिक आधार पर बताया। जबकि मनु ने उनके दास्ता की परिस्थिति निर्धारित कर दी, मतलब मनु जो कि आप मनु संहिता है भारत की, तो उसमें बताया मनुस्मृति में कि जो है दास्ता के बारे में सारी बातें इसमें बताई गई है, वो ये इसी का आधार बनाकर बोल रहे हैं। भारतीय दास को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक सभी मोर्चों पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से जूझना पड़ता था और वह एक सर्वमान्य दास्ता का जीवन जीने के लिए विवश था। यानी इस पुस्तक में इनकी जो भी चर्चाएं हैं वो शूद्रों के बारे में, तो शूद्रों के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि शूद्र ये व्यवस्था कहाँ से आई, किस प्रकार आई, तो इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में बताया। इसमें जो भी इन्होंने बताया वो वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक की चर्चा है। इसी में ये बोलते कि देखिए भाई,
और इसमें हम जो भी बातें बोल रहे हैं वो साहित्य के आधार पर बोल रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम साहित्य के आधार पर इसमें बोल रहे हैं, इसमें पुरातत्व का कोई योगदान नहीं है, यानी इसमें यूज नहीं हुआ। दूसरी बात ये बोलते हैं कि देखिए वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक, वैदिक से गुप्त काल तक लगभग जो भी पीरियड है इसमें कैसी स्थिति रही शूद्रों की, उस पे हम चर्चा किए हैं, यानी इसमें इन्होंने चर्चा किया है। उसके बाद इसमें ये याद रखें कि शूद्रों के बारे में इन्होंने बताया कि भाई देखिए जाति व्यवस्था तो थी ही नहीं भारत में, लेकिन वो आई कब, जब लोहे का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में होने लगा तब उससे सरप्लस प्रोडक्शन होने, यानी कि उत्पादन, अधिशेष उत्पादन होने लगा, और भूमि पर जो भी मजबूत, यानी कि यूँ कहें तो आपकी जो जिनके पास अधिक समृद्धि था, जो कि बाहुबल से ज़्यादा ही ये थे, समृद्ध थे, उन्होंने भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। और इसी तरह क्या हुआ, वैदिकोत्तर काल में, उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था के रूप में उभर के आई, जो कि बाद में जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसी में ये अब शूद्र के बारे में इन्होंने इसमें बताया। और तीसरा वर्ण होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण हैं, इन्होंने शूद्र के बारे में बताया कि भाई देखिए ये जो 4 वर्ण हैं, इन्हीं की सेवा करना शूद्रों का काम होता था। शूद्र इनकी सेवा करते थे, तो ये इनका काम होता था, और उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक, मतलब अच्छी नहीं थी। ये तमाम बातें इसमें इन्होंने चर्चित की हैं। गुप्त काल के दौरान शूद्रों को कुछ, अब ये बोल रहे हैं कि गुप्त काल के दौरान शूद्रों को कुछ धार्मिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, और कई अर्थों में उन्हें वैश्यों के समतुल्य माना जाने लगा। अनेक शूद्र व्यापक सामाजिक और धार्मिक अधिकार वाले किसान हो गए। 11वीं सदी में अल-बरूनी जब भारत आते हैं, अल-बरूनी ट्रेवल्स हैं जो कि भारत आते हैं, बाद में अल-बरूनी को भी हम पढ़ा देंगे। तो उन्होंने शूद्र तथा वैश्यों के बीच भेद करना कठिन समझा था, क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन शूद्र है कौन वैश्य है, ये वो समझ नहीं पा रहे थे। मतलब उस समय तक समाज में ये हो गया था, वैश्य और शूद्र लगभग एक आधारशिला पर पहुंच गए थे। तो यही बोल रहे हैं कि गुप्त काल के बाद ऐसा स्थिति आया कि शूद्रों की स्थिति में कुछ परिवर्तन, यानी इससे पहले शूद्रों का काम क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा सत्कार करना, उन्हीं के पीछे रहना और उन्हीं की दया दृष्टि पर पलना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो गुप्त काल के बाद उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आया, मतलब अच्छी स्थिति उनकी घूम के आए, और उनको अब जो है कृषि कार्य का भी हक मिल गया, और वो कृषि कार्य भी करने लगे, धीरे धीरे वो किसान के रूप में उभरने लगे। धार्मिक और नागरिक अधिकार भी कुछ उनको मिलने लगा। ये बातें उनकी पुस्तक में लिखी गई है। और जब अल-बरूनी आया तो ये शूद्र और वैश्य में ये भेद भी नहीं कर सका। साथ ही शूद्र कारीगरों और निचले तबके के कबीलों के अछूत की श्रेणी में रखा जाने लगा। इन सभी स्थितियों की व्यवस्था इस पुस्तक में की गई, यानी इन तमाम चीज़ों की, शूद्रों की स्थिति के बारे में चर्चा उनकी ये शुद्राज इन एंसेंट इंडिया में की गई है। तो अब चलिए, अब अगली उनकी पुस्तक है भारतीय सामंतवाद। तो भारतीय सामंतवाद, इस पुस्तक में 1965 में ये पुस्तक इनकी है लिखी हुई, और इस पुस्तक में आखिर इनकी क्या चर्चाएं हैं, अब उस पर चर्चा हम लोग करें। यह पुस्तक रामशरण शर्मा के लेखन में मील का पत्थर साबित हुआ। इस मतलब उनके लेखन कार्य में ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है, जिसमें शैक्षणिक संसार का ध्यान तत्काल आकृष्ट कर लिया, और इसके बाद व्यापक वाद विवाद हुआ। यानी इस पुस्तक ने अपनी और पूरे संसार का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। आर एस शर्मा की दृष्टि में सामंतवाद राजनीतिक सारतत्व, भू राजस्व के आधार पर स्थापित संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे के संगठन और भूदास्ता की संस्था के आर्थिक घटक में निहित था। यानी सामंतवाद के बारे में ये बोलते हैं कि भाई देखिए, जो समाज की और प्रशासन की संगठन है, प्रशासनिक संगठन है, उसमें जो जिनका वर्चस्व था, और समाज में जिनका वर्चस्व था, और भूमि पर जिनका वर्चस्व था, उसी आर्थिक स्थिति में, यानी आर्थिक ढांचे में निहित ये सामंतवाद, भारतीय सामंतवाद था, जिसके अंतर्गत किसान, और देखिए जिसके अंतर्गत किसान, राजा और वास्तविक काश्तकारों के बीच कार्यरत जमींदारों द्वारा अधिकृत भूमि से जुड़े होते थे। यानी ये जो सामंतवादी लोग होते थे वे किसान
और राजा और वास्तविक काश्तकारों से जुड़े तो होते थे, और ये एक तरह से जमींदार वर्ग के लोग होते। शर्मा मानते हैं कि भारत में यह स्थिति मंदिरों, ब्राह्मणों और विभिन्न अधिकारियों को भू अनुदान दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ। ये देखिए, सामंतवाद ये होता है ना कि जिसके अंतर्गत ये होता है ना कि भूमि दान के तहत, यानी तो किसी भी तरीके से अगर अधिकारी वर्ग का लोग है, कोई कहीं पे कार्य कर रहा है, तो उसको वेतन के रूप में जब दे दिया जाता था, ज़मीन दे दिया जाता था। आप देखेंगे मध्यकाल में, और यूँ कहें तो आप गुप्तोत्तर काल से ही सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो जाती है भारत में, और उससे भी पहले आप देख सकते हैं प्राचीन भारत में सामंतवादी व्यवस्था उभर के सामने आ जाती है। कि जब मंदिरों को दान दिया जाने लगता है, तो इसी के आधार पर ये बोलते हैं कि जब मंदिरों को दान उन देने लगते हैं, या फिर ब्राह्मणों को, या फिर विभिन्न अधिकारी, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं जो कार्य करते हैं, उनको जब दे दिया जाता है, तो ये सामंतवादी व्यवस्था एक तरह से भूमि दान के ही अंतर्गत उभर कर आने लगती है, सामने आने लगती है। यह प्रक्रिया गुप्त काल से लगभग 12वीं शताब्दी तक पूरे देश में कमोबेश लगातार बढ़ती रही। यानी गुप्त काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी जब आप देखिएगा ये मुस्लिम आक्रमण भारत में होने लगते हैं, और भारत में मुस्लिम सल्तनत काल की स्थापना हो जाती है, तब तक ये चलते रहता है। मुनाफा हासिल करने के लिए कई तरीकों में कराधान, बेगारी और बालाश्रम, भूस्वामित्व के अधिकारों का अस्थायी हस्तांतरण इत्यादि शामिल थे। शर्मा इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं के लिए कि उत्तर भारत के अभिलेखों का प्रयोग किया है, जिससे विभिन्न श्रेणियों के सामंतों का उल्लेख, मतलब सीधा सीधी ये इस पुस्तक में उन्होंने यही बताया कि भारत में किस तरीके से भूमि अनुदान हो रहा था, और इसके लिए उन्होंने अभिलेखों का प्रयोग, देखिए उसके लिए शुद्राज जी ने एंसेंट इंडिया में उन्होंने साहित्य का, इसमें इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग किया है, ये याद रखिए, स्रोतों का प्रयोग किया। और उसी में इन्होंने बताया कि देखिए, जो भूमि अनुदान होता था, चाहे वो आप ब्राह्मणों को दे, मंदिरों को दे, या अधिकारियों को दे, इससे क्या होता था कि बिना उनको टैक्स के वो अनुदान मिल जाता था, उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता था, और उसी के आधार पर वो उस पर अपना सरप्लस प्रोडक्शन करने लगते थे। और यही ये बता रहे हैं कि इसके तहत जो है समाज में एक अलग विच्छेद उत्पन्न हो गया था सामंतवादी व्यवस्था ने इस तरीके से, और ये लगभग गुप्त काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक निरंतर बढ़ता रहा भारत में। इनकी अगली पुस्तक है अर्बन डिके इन एंसेंट इंडिया, जो कि 1987 में लिखी गई है ये पुस्तक। इस पुस्तक में आर एस शर्मा भारत में सामंतवाद की उत्पत्ति और विकास के संबंध में उनके विचारों को और अधिक दृढ़ रूप से या दृढ़ता से व्यक्त किया है। वे पूर्व मध्यकालीन भारत में नगरों के पतन को दर्शाने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों को प्रभावशाली श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। उत्तर मौर्य काल में नगरों, हस्तशिल्पों और व्यापार में असाधारण विकास हुआ। करीब 200 से ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की अवधि में नगरों की समृद्धि चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन तीसरी सदी के बाद नगरों का पतन होना शुरू हो गया, जो गुप्त काल तक चलता रहा। यानी इसमें ये देखिए, ये बताते हैं कि सामंतवाद की उत्पत्ति के बारे में तो बताते, और उसके विकास के बारे में तो बताते, इसके बाद इन्होंने नगरों के पतन के बारे में भी इसमें चर्चा किया है, जिसके लिए इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग किया है। इसमें उन्होंने मौर्य काल में नगर, हस्तशिल्प और व्यापार में असाधारण विकास हुआ, इसके बारे में ये बताते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, लगभग 200 से ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, यानी 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा, यानी लगभग 500 वर्षों तक क्या होता है कि अवधि में नगरों में समृद्ध मतलब नगरों का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ। लेकिन जब 300 ईसा पूर्व के बाद का जो काल आता है, इसके बाद क्या होता है कि इसके पतन की शुरुआत हो गई भारत में। गुप्त काल जो है, अब जानते हैं कि स्वर्ण काल के रूप में तक यह जारी रहा, बट उसके बाद इसमें पतन होना आरंभ हो गया। मतलब नगरों का विकास जो है मौर्य काल के बाद लगभग 300 ईस्वी तक होता रहा, बस उसके बाद क्या है, इसका पतन शुरू हो गया। क्यों? आखिर नगरों के पतन का प्रमुख कारण
दूर के व्यापार में कमी होना था। यानी जो देखिए कुषाणों के काल में देखिएगा कि दूर का व्यापार सिल्क रूट ये सभी जो उभर कर आए, फिर आप देखिए आप उसके बाद जो भी है सातवाहन काल हुआ, फिर आप देखिएगा शुंग काल हुआ, फिर आप देखेंगे मौर्य काल हुआ। इन तमाम जो भी राजवंश हुए उनके समय में दूर का व्यापार यानी अपने देश के साथ साथ विदेश के भी साथ व्यापार होते थे। जैसे कुषाण हुए, पार्थियन हुए, सातवाहन के राज्यों में रोमन साम्राज्य का आंतरिक मतलब व्यापार मतलब इस समय काफ़ी तीव्र गति से होता था। कुषाण काल में, पार्थियन काल में, सातवाहन काल में रोमन साम्राज्य से व्यापार होते थे। लेकिन जैसे ही सातवाहन का मतलब इन सब सातवाहन हुए, कुषाण हुए, पार्थियन काल जब भारत में समाप्त हुआ और रोमन साम्राज्य का भी विघटन हो गया, वहाँ भी रोमन साम्राज्य भी आंतरिक फूट के कारण विघटित हो गया। तो वहाँ पे देखिएगा उनमें व्यापार व्यवसाय होना कम हो गया, यानी वहाँ से व्यापार व्यवसाय कम होने लगे, जिसके कारण ये बताते हैं कि भाई देखिए नगरों का पतन आरंभ हो गया। द्वितीय चरण में नगरों का पतन 6ठी शताब्दी के बाद हुआ। ये तो प्रथम चरण था कि जब नगरों का पतन हुआ, लेकिन द्वितीय चरण में नगरों का पतन 6ठी शताब्दी के बाद हुआ। परंतु प्रथम चरण में हुए पतन की तुलना में यह कम व्यापक था। नगरों के पतन की पूरी अवधि में भूमि दान बड़ी तेजी से हुई, जिससे सामंतवादी प्रथा को बढ़ावा मिला। यानी वो बोलते हैं कि नगरों का पतन तो हो ही रहा था, साथ ही साथ क्या हुआ कि भूमि अनुदान यानी भूमि जो दान देने की प्रक्रिया थी वह रुक नहीं रही थी, बल्कि वो जारी थी। जिससे क्या हुआ कि इसका ये इम्पैक्ट पड़ा है कि सामंतवादी व्यवस्था तीव्र होती चली गई। अब और इनके बारे में देख लें। विशुद्ध मार्क्सवादी विचारकों पर आधारित ऐतिहासिक विश्लेषण और व्याख्या का एक उदाहरण प्रोफेसर शर्मा अपनी पुस्तक मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीन के बारे में बताया जाता है कि ये जो है मार्क्सवादी इतिहासकार थे। तो क्यों आपसे पूछा जाए कि उनके मार्क्सवादी इतिहासकार होने के लिए कौन सी पुस्तक में ये बात का सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलता है कि वो मार्क्सवादी इतिहासकार के थे, तो इसमें आप याद रखिए मटेरियल कल्चर एंड सोशल रिफॉर्म्स इन सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, जो कि 1983 की ये पुस्तक है। उसमें इन्होंने जो लिखा है उसी के आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि ये मार्क्सवादी इतिहासकार थे। तो चलिए अब इस पुस्तक में आखिर क्या है। इस पुस्तक में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को चित्रित किया गया है। इसमें हम बोल देते, चूँकि देखिए ये थोड़ा पेज जो है कि हो सकता है आपको अच्छे से दिखे नहीं, बट आप गौर से देखिएगा जूम करके तो आपको दिखेगा। इसमें क्या है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन के बारे में बताया गया है। बड़े पैमाने पर कृषि तथा लोहे और चित्रित धूसर मृदभांड जो होता है उसका उपयोग सुस्पष्ट दिखाई देता है, इसी में बताया गया है। उसके बुद्ध काल तक आते आते गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तरी कृष्णा यानी वहाँ पे जो है ना NBPW और पिटवा लोहा और सिक्के की ढलाई, लोहे निर्माण मतलब निर्मित हल लोहे का, इन सभी चीज़ों का प्रयोग होने लगा और धन के उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी ये कहते हैं कि देखिए उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल तक क्या होता था कि कृषि में उतनी वृद्धि नहीं हो रही थी, मतलब कृषि उत्पादन उतना तीव्र नहीं था। बट आप जैसे ही देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र में इनका लोग इन बुद्ध काल आते आते ये लोग मतलब बढ़ते हैं तब उत्तर वैदिक काल के बाद, तो वहाँ पे देखिए कृषि के क्षेत्र में काफ़ी विकास होने लगा। और क्या होता है, पिटवा लोहा का यूज हो मतलब लोहे का प्रयोग वे कृषि कार्य में करने लगे। लोहे के हल के फाल का प्रयोग कृषि में होने लगा, जिससे क्या होता है उत्पादन में वृद्धि हुई। भौतिक उत्पादन में वृद्धि होने से राजनीतिक और सामाजिक स्तर में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होना था और वह हुआ भी। कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने से बड़ी ग्रामीण बस्तियों की स्थापना हुई, व्यापार में वृद्धि हुई, धातु के मुद्रा का प्रचलन हुआ, नगरों का उत्थान हुआ तथा नियमित कर व्यवस्था, सुव्यवस्थित शासन तंत्र और अस्थायी सेना के साथ साथ बड़ी सीमाओं वाले राज्यों का आविर्भाव हुआ। यानी ये हुआ कि देखिए कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में जब देखिए आपके पास पैसा जब होगा तब तो आप सेना को रखिएगा। तो इन्होंने
जनता के पास, यानी कि अब जो उस समय शासन करने वाले वर्ग थे, यानी शासक वर्ग थे, उनके पास सेना रखने का उनको मौका मिल गया। अब देखिए कृषि में वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ा, तो व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। चूँकि अब देखिए उत्पादन आपके पास, देखिए खाने के लिए अनाज अगर सीमित है तो आप किसी को दे नहीं सकते। लेकिन जब अनाज आपके पास अतिरिक्त होगा तो आप सोचिएगा कि थोड़ा अनाज हम अपने लिए बचा लें, उसके बाद जो बचा हुआ अनाज है उसको हम बेच दें। तो वही लोग करने लगे, जिससे व्यापार में वाणिज्य का विकास होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, शासन तंत्र भी सुव्यवस्थित होने लगा, क्योंकि उनको टैक्स के रूप में अनाज वो एक दूसरे से कलेक्ट करने लगे और शासन तंत्र को विकसित करने लगे। यानी एक शासन व्यवस्था, यहाँ पे देखिएगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहीं फिर बौद्ध काल के ही बाद होने लगता है। 16 महाजन पद, फिर अब देखिए साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जैसे अभिकल्पनाएं उभर कर भारत में होती है और फिर साम्राज्य वो बन जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का विकास जो हुआ इसी से हुआ, जब टैक्स उत्पादन बढ़ा, टैक्स उनको आने लगा, उन्होंने अस्थायी सेना रखना आरंभ कर दिया, तब वे एक सुव्यवस्थित प्रशासक के रूप में उभरे। तो यही इसमें बताया इन्होंने, क्या कहते हैं, आर एस शर्मा ने इस पुस्तक में अपना बताया है, जो कि पुस्तक का नाम आपको बता भी दिए थे, मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। उसके बाद देखिए बड़े राज्यों को बड़ी संख्या में आश्रित मजदूरों की आवश्यकता हुई, जिसने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। अब देखिए अब बड़े बड़े राज्य हुए तो उनको मजदूरों की आवश्यकता हुई, जिससे वर्ण व्यवस्था उभर कर आया। अब वो मजदूर कौन होंगे, तो इसके लिए तय हुआ कि भाई देखिए जो निचले शूद्र जाति के लोग हैं वही वहाँ पे मजदूर होंगे। जनजातीय समाज धीरे धीरे वर्गों और समूहों में बिखरने लगा और हल से कृषि होने के कारण पर पशुधन की महत्ता बढ़ी। हल से जब कृषि होने लगा तो मतलब पशुधन यानी कि गाय बैल इन सभी की महत्ता बढ़ी और इसकी जो यज्ञ वेदियों में प्रयोग होने लगा, मतलब गाय बैल की बलि दी जाती थी, अब उसको रोक दिया गया। ये होने लगा, इससे कैसे कैसे देखिए फॉर्मेशन कैसे बढ़ता है और हुआ है प्राचीन भारत में, वो इन्होंने इस पुस्तक में बताया। इस कारण बौद्ध पशुओं का आहत न करने पर बल देने लगे। तब बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे अहिंसा को इन्होंने अपनाया और उन्होंने बताया कि भाई देखिए पशुओं की हत्या ना हो, पशुओं की बलि ना हो। तो आप देखिएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो भारत में उभर के आता है वो इस पे बल देने लगे। क्यों? अगर पशुओं की बलि दी जाएगी, बैलों की कमी हो जाएगी, या जैसे पशुओं की कमी होगी तो फिर आखिर खेती कैसे होगा, खेती में भी बहुत तरह की समस्याएं उभर कर आएगी। तो ये तमाम चीज़ें इसी से रिलेटेड है, ये समझिए। नई सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई को बौद्ध धर्म के उपदेशों में भी मान्यता दी जाने लगी और व्यापार में सुगमता के लिए साहूकारी और कृषि में वृद्धि के लिए दास प्रथा का समर्थन होने लगा। यानी बौद्ध धर्म में भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साहूकारी व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाने लगा, मतलब उसको प्रोत्साहित किया जाने लगा। और क्या हुआ कि भाई दास प्रथा को भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में एक तरह से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। आर्यों की समस्या इतिहासकारों के लिए एक जटिल समस्या के रूप में पेचीदगी के रूप में थी कि एक लंबे समय से इस बात पर विवाद चल रहा था कि आर्य का मूल भूमि कहाँ है, मतलब वो कहाँ के है, इस पे विवाद चल रहा था। तब आर एस शर्मा ने क्या किया, अनेक भारतीय और विदेशी इतिहासकार भारत को ही आर्यों का मूल भूमि मानते हैं और उनके पश्चिम एशिया, एशिया माइनर और यूरोप में प्रसार की बात बताते हैं। यानी बहुत से इतिहासकार ऐसे हैं भारतीय और यूरोपीय भी कि वो मानते हैं कि भारत में ही उनका मतलब वे भारत के ही थे, आर्य मूलतः भारतीय थे। लेकिन कुछ इतिहास भारत मतलब आर्यों को बाहरी मानते थे कि वो आर्य जो है बाहर से आए थे। लेकिन प्रोफेसर शर्मा मतलब आर एस शर्मा का जो है दूसरे मत के इतिहासकार हैं। यानी उनका मानना है कि भाई देखिए आर्य जो है वो भारत के नहीं है। उन्होंने भारत में आर्यों का आगमन जैसे नामक पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आर्य पहले कब और कहाँ प्रकट होते हैं। अंततः उन्होंने यह साबित किया कि आर्य न तो अखंड संस्कृति है और न ही एक नस्ल। यानी इस पुस्तक में आर्यों का भारत में आगमन में उन्होंने भारत में आर्यों का आगमन एक पुस्तक है आर एस शर्मा की, इसमें उन्होंने बताया। देखिए सबसे पहले ये कि आर्य कहाँ के थे, इसको लेकर इतिहासकारों में काफ़ी विवाद था।
तो इसको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी इसी पे, भारत में आर्यों का आगमन। तो इसमें उन्होंने बताया कि देखिए आर्य जो है वो भारतीय नहीं थे, वो विदेश से आए और यहाँ आके रह गए। तो ये उन्होंने अपनी उस पुस्तक में लिखने का काम किया। उसमें बेसिक यही चीज़ था। लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये इनकी अगली पुस्तक है, जिसमें आर एस शर्मा ने प्राचीन भारत में सामाजिक आर्थिक इतिहास से संबंध में अनेक विषयों को लिखा है। इसमें प्राचीन भारतीय समाज में व्याप्त स्वच्छंद यौनाचार, महाकाव्यों एवं पुराणों में महिलाओं एवं संपत्ति के संबंध में संयुक्त दृष्टिकोण, दास्ता, जाति, विवाह, भू अनुदान और महाजनी का उल्लेख इसमें किया है। इस प्रकार आप देखिए जितनी भी इनकी पुस्तकें हैं उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो भी है वो उनके विचार थे उसको लिखने का काम किया और इन तमाम चीज़ों को उन्होंने एक साथ समेटने का काम किया है, ताकि उन्होंने उनका जो रिसर्च है प्राचीन भारत में काफ़ी अमूल्य है एक तरह से, उसको अब तक कोई चैलेंज नहीं कर सका, या चैलेंज हुआ है तो कुछ बातें अस्वीकृत हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट उन्होंने जो लिखा है वो काफ़ी प्रामाणिक है। आर एस शर्मा के कार्य को एक साथ रखकर देखने से यह कहा जा सकता है कि इन्होंने प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास को रेखांकित, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक और आर्थिक इतिहास को काफ़ी व्यापक तरीके से इन्होंने लिखने का कार्य किया। अब देखिए एक इतिहासकार के रूप में आर एस शर्मा की प्रसिद्धि क्या है वो अब देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में आर एस शर्मा एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने साहित्य तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को लिखने का कार्य किया। इन्होंने ही पहली बार शूद्रों के बारे में लिखा, जिस पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की थी। इन्होंने मार्क्सवादी पद्धति को अपनाकर प्राचीन भारत के सामाजिक संरचना को लिखने का कार्य किया। इनकी रचना ने इन्हें अमर बना दिया। वे भारत के प्रमुख इतिहासकारों के अग्रिम पंक्ति में है। यानी एक कंक्लूजन टाइप से आपको लिखना हो तो ये आप बेसिक मोटा मोटा समझ सकते हैं और रख सकते हैं इसको ध्यान में कि भाई प्राचीन भारतीय इतिहासकारों में एक बहुत बड़े अग्रणीय इतिहासकार हैं और इन्होंने जो कि फोकस इनका हुआ, जो इनकी बुक थी उसमें क्या क्या था, ये चीज़ आप देख लिए। अब चलिए एक मिनट में आपको हम समझा दें कि इनकी पुस्तक में क्या क्या थी। तो देखिए इनकी प्राचीन भारतीय में शूद्र की स्थिति के बारे में इसमें था, प्राचीन भारत में शूद्र, जो कि 1958 में इसमें इन्होंने बताया कि गुप्त काल के बाद कैसे कैसे वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में कैसे कैसे वर्ण व्यवस्था उभर के आया और कैसे कैसे वो जाति का रूप बाद में ले लिया और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी जाति उभर कर आई और शूद्र जो थे वो अन्य 3 वर्णों के मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के उनका सेवा करना उनका कार्य होता था। और धीरे धीरे गुप्त काल के बाद देखिएगा इनकी स्थिति में भी सुधार धीरे धीरे होनी आरंभ हुई, जो कि इन्होंने अपनी इस पुस्तक में भारतीय सामंतवाद में इन्होंने बताया कि कैसे कैसे भूमि अनुदान देने से, जैसे कि ब्राह्मणों को, मंदिरों को और अधिकारियों को देने से समाज में जटिलताएं उभर कर आई और उस जटिलता ने किस तरीके का रूप धारण कर लिया। मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंसेंट इंडिया जैसी पुस्तक में इन्होंने ये बताया कि देखिए ये तो मार्क्सवादी पुस्तक है, यानी मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में जब आर एस शर्मा को आप जानते हैं तो इसी पुस्तक से जान पाते हैं कि वो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, क्योंकि इसी पुस्तक में उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। इसी पुस्तक में इन्होंने बताया कि भारत में देखिए ये जो कृषि व्यवस्था थी, जो कृषि जो चल रहा था उससे क्या एक चीज़ हुआ, ये उभर के सामने आया कि कृषि में जब लोहे के बने हल्के फाल का यूज होने लगा तो उससे सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ा, नगरों का विकास हुआ, नगरों के विकास से व्यापारिक संरचनाएं उभर कर आई और फिर प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ और फिर आप देखिएगा राजाओं का शासन मतलब उभर के आया, जो कि बौद्ध काल के बाद होता है। और फिर इसी पुस्तक में वो बताते हैं कि भाई कि बौद्ध जैन धर्म के लोग जब उभर के आए, यानी महावीर और गौतम बुद्ध जैसे लोग आए, तो उन्होंने क्यों आखिर अहिंसा पर बल दिया और क्यों उन्होंने बताया कि भाई आप जो पशुओं की बलि देते हैं उस पे रोक लगाया। तो इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया कि कृषि कार्य में पशुओं का उपयोग ज़्यादा होने लगा, अगर उसका उपयोग कम होता यानी उसको रोक दिया जाता तो ये या उनकी बलि दी जाती
तो फिर एक नई समस्या उभर कर आती। अर्बन डिके इन एंशिएंट इंडिया में उन्होंने बताया कि कैसे-कैसे नगरों का पतन हुआ, कैसे-कैसे नगरें पतन की ओर अग्रसर हो गई। इस पुस्तक में यही था इनका। तो इसमें सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में इस पुस्तक में लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी में इसमें चर्चा किया है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हमने कोशिश की आपको कि आर.एस. शर्मा का एक निचोड़ आपके पास हो, यानी एक समझ आपको हम दे सकें और बता सकें उनके बारे में। तो हमारी कोशिश आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।